एक्चुअली सबसे पहले ये समझना हो कि कोरोना वैक्सीन का ये इशू क्या है। लंदन की एक अदालत में कोविशील्ड वैक्सीन के अगेंस्ट में बहुत सारी पिटिशंस आई थी, जिसके बाद इस कंपनी ने मान लिया है कि इनके वैक्सीन के प्रयोग से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक हो सकते हैं। लेकिन इसकी जो परसेंटेज है वो रेयर ऑफ द रेयर वाली आंकी गई है कि 50,000 या लाख लोगों में से एक या दो। तो इसको हम जब काउंट करते हैं मैथमेटिकली तो 0.001% अप्रोक्स आता है। तो ये जो एरर है, ये एरर क्यों आई पहले ये समझ लेते हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले कि जब कोई भी वैक्सीन का जब बाजार में आती है तो उससे पहले वो कई फेजेस को उसके ट्रायल होते हैं। पहले लैब टेस्ट होते हैं, वो रिपोर्ट्स आती है, उसके बाद फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में भी अगर उसमें कोई इशू आता है तो वापस वो जब स्टार्ट होगा तो फेज़ 1 से ही स्टार्ट होगा, ये नहीं फेज़ 4 के बाद तो चल गया। ये सारी जानकारियाँ कुछ वैज्ञानिकों द्वारा या जो भी मेडिकल रिसर्चर है वो आपको गूगल पे मिल जाएंगी। तो वहाँ से मतलब मेरा ये जानकारी सोर्स है, कुछ मेडिकल पेपर्स हैं या कुछ वो चीज़ें पढ़ी गई हैं, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद ये आता है कि चूँकि कोरोना के टाइम पे बहुत कम टाइम में इसको मार्केट में लाया गया, तो मार्केट में जब लाया गया तो जो कोरोना की जो वैक्सीन बनाने वाली कोविशील्ड जिसने बनाई है, जिस कंपनी है, इन्होंने ये सारा भार अपने ऊपर ना लेके अलग अलग गवर्नमेंटों के ऊपर ही भार रखिए कि अगर कोई भी इशू जैसे क्रिएट होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होती, देश की होगी। इसीलिए ब्रिटेन में भी जो हर्जाना मांगा गया है वो हर्जाना मांगा गया है वहाँ की गवर्नमेंट से, कंपनी से नहीं। क्योंकि कंपनी को तो कहीं ना कहीं जानकारी मेडिकल रिसर्चर जितनी भी होती हैं वैज्ञानिक उनको ही थी कि इस तरीके के सिम्टम्स या इस तरीके के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब बात आती है कि उस समय जिस समय ये कोरोना का काल चल रहा था, जो सेकंड वेव डेल्टा वेव आई थी, तो आदमी के पास चुनाव का मौका क्या था, या तो मौत चुन ले या उसने वैक्सीन के जो रिजल्ट आए वो नो डाउट रिजल्ट भी ऐसे थे कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी ये रिस्क लेने को तैयार हो गई कि नहीं, इसको लोगों के बीच में मतलब लोग इसका प्रयोग करें, साथ ही विदेश की सरकार भी इस वैक्सीन को लेने के लिए तैयार हो गई। इसको हम एक सामान्य भाषा में ऐसे समझें कि हमारे घर में आग लग गई है, मैं तीसरी या चौथी मंजिल में हूँ और मेरे पास एक ही रास्ता है, या तो मैं आग में जल जाऊँ या मैं छत से कूद जाऊँ। तो कूद जाने के बाद मुझे एक खतरा जरूर है कि मेरा पैर टूटेगा, कुछ टूटेगा, लेकिन जान बचने की संभावना है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति कौन सा ऑप्शन चुनेगा, तो दूसरा ही वाला चुनेगा। तो वहाँ पे खतरे थे, ये कंपनी को भी पता था कि आने वाले वक्त में कैसे खतरे हो सकते हैं, क्योंकि उस लेवल की टेस्टिंग नहीं हो पाई। तो ये जो खतरे थे, ये खतरे डाल दिए गए सरकारों के ऊपर। तो सरकारों की कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी तो जरूर बनती है, लेकिन उस समय क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, सरकार सबको ऐसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकती थी। तो जो उस समय का विकल्प था वो सरकारों ने चुना, ये भी भारत सरकार ने चुना, अलग अलग सरकारों ने भी यही विकल्प चुना। तो अब अगर हम उसके साइड इफेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, लेकिन उसकी उपयोगिता थी, जो उसने अपने रिजल्ट शो करे थे, तो उनको भी आज के टाइम में हम निगलेक्ट तो नहीं कर सकते। तो ऐसे में जब तक भारत में कुछ बड़े डॉक्टर्स या वैज्ञानिक इन सब तथ्यों पे कोरोना वैक्सीन मतलब कोविशील्ड के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं रखेंगे, मुझे भी लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा बन पाएगी। नो डाउट अखिलेश यादव ने उस समय भी कहा था कि मैं इस वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा, ये बीजेपी की वैक्सीन है, बीजेपी वालों की वैक्सीन कह के उन्होंने इसको नेगलेक्ट किया था। आज के टाइम में उनका वो वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, लेकिन ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा या नहीं ये मुश्किल लगता है। क्योंकि आज ही जैसे राजनाथ सिंह एक बरेली की लोकसभा आमला वहाँ पे आज आए थे, उन्होंने कोरोना वैक्सीन को अपनी सरकार की उपलब्धि के रूप में गिनाया है जनता के सामने। तो बीजेपी या एनडीए बैकफुट पे बिल्कुल नहीं है, कम से कम कोविड